Okay, hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. Uh, so, ये जो Q Physics Academy IIT जैम 2026 के लिए फिर से यूट्यूब में एज वेल एज यूट्यूब में क्लास स्टार्ट करने वाले एज वेल एज जो स्टूडेंट Q Physics Academy के साथ जुड़ा हुआ है उस लोगों के लिए ये फिर से रिकॉर्डिंग बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिकली जो स्टूडेंट क्यू फिजिक्स एकेडमी से पढ़ाई किया है, रैंक किया है, उसको तो पता है। बट जो स्टूडेंट क्यू फिजिक्स एकेडमी के साथ न्यू स्टूडेंट है, जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को शायद पता नहीं है क्यू फिजिक्स एकेडमी में कैसे स्टूडेंट को गाइड करा जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अपलोड होता है, चैनल में भी अपलोड होता है। चैनल में हर वीडियो अपलोड नहीं होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो चैनल में अपलोड हो ही जाता है। कुछ वीडियो जो ऐप में है, ऐप में मिलता है, वो ऐप में अपलोड होता है। ठीक है, तो इस बैच बेसिकली फॉर IIT जैम 2026, ठीक है। इस बैच में हम लोगों को फोकस जो होगा जेस्ट 2026 एग्ज़ाम का, TIFR 2026 एग्ज़ाम का और IIT जैम 2026 एग्ज़ाम का इसमें फोकस होने वाला है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंप्लीट थ्योरी ऑफ IIT जैम और कुछ एडवांस टॉपिक जो जेस्ट और TIFR में पूछता है। सो बेसिक से लेकर एडवांस हम लोग स्टडी करेंगे। साथ साथ हम लोग सारे एग्ज़ाम का PYQ सॉल्व करेंगे। एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग सारे PYQs को सॉल्व करेंगे, डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस बैच स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो लोग 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। IIT जैम बेसिकली MSc रिलेटेड एंट्रेंस, इंट्रोगेटेड फेज रिलेटेड एंट्रेंस देने वाले हैं, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं IIT जैम 2026 का फर्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं इस न्यू ईयर में, हम लोग जनरली मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करते, बट इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा। इस बार मैंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से मेरा क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस वाला जो सब्जेक्ट है वो जेस्ट, TIFR और IIT जैम में बहुत ही वेटेज रखता है, एज वेल एज ए वाला लेक्चर्स CSR नेट का स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा यूजफुल होगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसी टॉपिक से स्टार्ट करते इस वाला लेक्चर्स को और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। Electrostatics, not electricity, statics and magnetostatics। ठीक है, इससे हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो आज का कुछ भी थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, इस थ्योरी को अच्छे से ग्रैप करने के लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस का इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजफुल मैथमेटिकल फार्मूलास है, यूजफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर पहले हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जो आने वाला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो वेरी दिस बिग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट को डील करने में बहुत हेल्प करने वाले। दैट्स वाई आई हैव ए प्लान टू स्टार्ट विद सम रिकैप्चुलेशंस। सो रिकैप्चुलेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो सम रिकैप्चुलेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकैप्चुलेशन हम लोग कुछ वेक्टोरिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। रिकैप्चुलेशंस, ओके। इस रिकैप्चुलेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट
फॉर्मूलाज है उसको हम लोग देखेंगे। सो दैट इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ फाई, इट्स नथिंग बट आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स, सो दैट इज इक्वल्स टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन ए जेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैप्लासियन फ्रॉम ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर्स, सो नॉट ए वेक्टर, ग्रेड स्क्वायर ए, ग्रेड स्क्वायर फाई स्केलर, इसके ऊपर देखेंगे। सो डेल 2 अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, where phi is a scalar, phi is a function of x comma y comma z, it's a scalar functions। ओके, दिस क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कुछ वेक्टोरिकल आइडेंटिटी कार्लॉफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, इसका वैल्यू आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। 5 में जो है कार्लॉफ ग्रेडियंट कार्लॉफ एफ वेक्टर, जिसका वैल्यू आपको ऑलवेज 0 मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्लॉफ आर, ये वाला आर वेक्टर होगा। ठीक है, कार्लॉफ ए वेक्टर, इसका रिजल्ट एक्चुअली क्या होने वाला है। यहाँ पे जो आर वेक्टर्स है ना, इट इज नथिंग बट एक्स कैप आई कैप वाई कैप जे कैप प्लस जेड कैप के कैप, इट इज कॉल्ड पोजिशंस वेक्टर। ठीक है, इस पोजिशंस वेक्टर का काल का अगर आप अगेन आप तुम काल लोगे तो आपको 0 रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्लॉफ ए। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग बैक कैप फार्मूला यूज करने वाले, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बैक कैप फार्मूला यूज करने के बाद आपको बेसिकली जो रिजल्ट मिलेगा, बेसिकली जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस of f vectors minus grad square f, not f here, not f a, actually basically here a। so this is very important formula। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत यूज होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास है। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर विथ वेक्टर्स, तो दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ इनटू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस एफ वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, नेक्स्ट जो आता है कार्लॉफ फाई एफ वेक्टर्स, सो दैट इज फाई इनटू Karloff F vector plus gradient of phi into F vectors। Okay, so these are the some basic mathematical expressions that are very useful in electrostatics। Next we go to deal with some expressions of divergence and Laplacians in the spherical coordinate systems। Okay, expressions of divergence and Laplacian in spherical polar coordinate system। In spherical polar
कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या होगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इट मीन्स आर थीटा फाई। ओके, आर थीटा फाई, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो इसमें आपका डाइवर्जेंस और लैप्लासियंस का फॉर्म क्या होने वाला है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स that is equals to 1 upon r square del r, r square, r component of ar, plus 1 by r sin theta del r sin theta a of theta component, plus 1 by r sin theta del phi component of vectors। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है इसी वेक्टर का लैप्लासियंस, सो ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर्स, ग्रेड स्क्वायर फाई, हम लोग ग्रेड स्क्वायर फाई देखने वाले, ठीक है, ग्रेड स्क्वायर फाई लैप्लासियंस फॉर्म, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैप्लासियंस फॉर्म्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 by r square del r square del phi upon del r, plus 1 by r square sin theta del theta sin theta del phi upon del theta, plus 1 by r square sin square theta del 2 phi upon, this is capital phi, please write it in capital form, okay, in capital form, and this is small phi square. So these are the two expressions, very important expressions, divergence and Laplacian in spherical polar coordinate systems. These two words very important. Okay, next, the expressions of divergence and Laplacian in cylindrical coordinate system. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एस फाई जेड, ठीक है। हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंस एंड लैप्लासियंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखने वाला है इसमें। सो दिस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 by s del s, s of s component of a vectors, plus 1 by s square del phi fi, plus del z component of a vector. This is the divergence form. So Laplacian expressions, this is actually capital phi, okay, this is actually capital phi, so it is equals to 1 by s del s, s del capital phi upon del s, plus 1 by s square del 2 capital phi upon del phi square, plus del 2 capital phi upon del z square, where phi is the function of s, phi and z. Okay, so these are the two expressions again in cylindrical coordinate systems. So be careful, we remember these are the very important to deal with the electrostatical problems. Okay, next another important case is another important case is deal here, that is a delta functions in 3 dimensions. Okay, so Dirac delta functions in 3 dimensions. So basically why we are study हम लोग क्यों थ्री डायमेंशन का डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को पढ़ने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है,
इसका इम्पोर्टेंस भी हम लोग समझेंगे। ये बहुत काम आने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बहुत बार इस 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस आएगा। तो कब आएगा, किस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए इस डिराक डेल्टा फंक्शंस का फॉर्म आएगा, वो आपको जानना चाहिए, तब जाके आप आगे जाके डील कर सकोगे। ठीक है, देखिए 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट इज a straightforward generalized form of the 1 dimensional form. Okay, so basically the 3 dimensional Dirac delta functions, it's actually represented as delta x, delta y, delta z. This is equations 1 and its have a properties. इसका प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टीज़ भी है जो प्रॉपर्टीज़ को आपको जानना चाहिए। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इंटीग्रेशंस, वॉल्यूम इंटीग्रेशंस, फंक्शंस f of r vectors delta cube r vectors minus air vector into d3r that is equals to f of a vector. So this is the properties of 3-dimensional Dirac delta functions and this is equation number 2. We already know this, right? Now where is actually 3-dimensional Dirac delta functions we use? So you know the example, okay, where it is actually used, this 3-dimensional Dirac delta functions, where it is actually used. You know, in electrostatics, this Dirac delta functions is used very often when we dealing with some point charge located at the origins. Okay, some point charge जो है, जो origin में है, ठीक है, उस तो सम पॉइंट चार्ज, उसमें चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज़ द डिराक डेल्टा फंक्शंस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको TIFR में एक बार एक क्वेश्चन से पूछा था, ठीक है, वाला कॉन्सेप्ट वो TIFR में एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत फोकस करने वाले, ठीक है। तो आपको चार्ज डेंसिटी मिल गया तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टोटल चार्ज कितना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, इसका जो एग्जांपल है इसको डिटेल्स देखेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेल्टा फंक्शंस used very often when point charge, okay, point charge located at the origins. At the origins, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, ये वाला कॉन्सेप्ट से आपको TIFR में क्वेश्चंस मिला था। जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा इधर, इस कॉन्सेप्ट से आपको TIFR में एक बार क्वेश्चन मिला था। जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस टाइम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम। तो अभी तो हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, हम लोग जस्ट हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने वाले। जो बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड TIFR प्रॉब्लम आया था, आपको चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना था, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, कुछ रिलेटेड है इस तरह का, ठीक है। मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसमें, दैट इज मान लो x इक्वल्स टू a एंड मान लो दैट इज x इक्वल्स टू b एंड दैट इज x इक्वल्स टू c पॉइंट। इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, यानी पे Q3 चार्ज है। तो इस x इक्वल्स टू a में जो चार्ज है पॉइंट चार्ज ही है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, चार्ज डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चार्ज डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशंस ρ1 हम लोग लिखेंगे Q1 डेल्टा x माइनस ए। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा ρ2 इक्वल्स टू Q2 डेल्टा x माइनस पी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा ρ3 Q3 डेल्टा x माइनस सी। तो इसी तरह हम लोग इस डेल्टा फंक्शंस को यूज करके आने वाली जितने सारी प्रॉब्लम्स आएगा, सारे प्रॉब्लम में हम लोग एक एक प्रॉब्लम को डील करने वाले। ठीक है, जस्ट हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा कैसे इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस, जैसे एक पॉइंट चार्ज लोकेट होता है एक पॉइंट में, तो उस पॉइंट में चार्ज डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का यूज कैसे होता है, वो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से कुछ कॉन्सेप्ट आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, आपके नॉलेज में आना चाहिए। ओके, ठीक है, यही बेसिकली एक आइडिया था डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो डाइवर्जेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शंस का हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने वाले। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में मिले, तो अगर जेस्ट का एग्जाम में देखोगे, जेस्ट का, टेफर का, जैम का, कुछ भी एमएससी एंट्रेंस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1-2 बार तो मिल ही जाएगा इस फंक्शंस का डाइवर्जेंस, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी वाला है। ठीक है, हम लोग जनरली, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर गिवन है ना, यहाँ पे जो वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। ओके, तो इसमें से हम लोग इसका आर कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/r²। ठीक है, दिस इज द आर कंपोनेंट, इसका कोई फाई कंपोनेंट नहीं है और थीटा कंपोनेंट भी नहीं है। तो हम लोग इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने डाइवर्जेंस का फॉर्मूला तुमको दिया, जस्ट ए आर का वैल्यू लेने वाले, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, 1/r² डेल डेल आर r² इंटू ए लिखने वाले। तो 1/r² डेल डेल आर r² इंटू 1/r²। सो 1/r² डेल डेल आर इंटू 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब अगर आप इसका डाइवर्जेंस 0 ऑप्शन में भी होगा, वो क्लिक करके तुम आ गया ना, वो बेसिकली आपको रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इस फंक्शंस का डाइवर्जेंस आपको 0 नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्यों नहीं मिलने वाला है, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो मैंने इस फंक्शंस का डाइवर्जेंस यहाँ पे चूज किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? सो तो इसको समझने के लिए, इसका डाइवर्जेंस 0 क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए वी यूज़ द डाइवर्जेंस थ्योरम। सो वी यूज डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करने वाले। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशंस ए वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस वेक्टर इंटू वॉल्यूम इंटीग्रेशंस इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू वॉल्यूम। देखिए, पहले हम लोग इसका सरफेस, इसका तो राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 हो गया है ना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो इसका राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 हो गया। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 होता है तो इसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा, बट इसका लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली 0 नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला इसका ये जो डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं होता, इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इसका अभी तक 0 नहीं लिखता है, इसको हम लोग कुछ इक्वेशन से मान लेते हैं। इसका इक्वेशंस क्या लिखना चाहिए, इसको इक्वेशन 3 मान लो इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अभी अगर इसको सरफेस इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं,
कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रेशंस, ठीक है, कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रेशन में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ए वेक्टर इक्वल्स टू था आर कैप अपॉन आर स्क्वायर और डी एस समान होगा आर कैप साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, सो आर कैप इजकल्स टू 1, सॉरी यहाँ पे एक आर स्क्वायर भी होगा, आर स्क्वायर कैंसिल इच अदर, सो ये भी इंटीग्रेशन थीटा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ये भी इंटीग्रेशन फाई 0 to 2 पाई डी फाई फॉर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से आपको इसे 2 मिलेगा और इसे 2 पाई मिलने वाला है। सो आपको अल्टीमेट आंसर 4 पाई मिल रहा है। देखिए इसका सरफेस इंटीग्रेशन 4 पाई है बट राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं है। आप एक डाइवर्जेंस थ्योरम से तो ये तो पता लग गया, डाइवर्जेंस थ्योरम से तो ये तो पता लग गया इस पर्टिकुलर फंक्शंस का डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजंस? तो देखिए इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशंस, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने से 0 आ रहा है, सरफेस इंटीग्रेशंस कैलकुलेट करने से 4 पाई हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स है इधर, कुछ तो प्रॉब्लम्स है इस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी इस फंक्शंस को पकड़ते हैं, ठीक है। सो हेंस दिस फंक्शंस हैव सम इशू, देन दिस फंक्शंस हैव सम इशू। इशू, ठीक है। सो इशू क्या है वो मुझे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा। मान लो जो वेक्टर्स था, ठीक है, क्या था आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना तो 1/r² हो रहा है। इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू व्हेन r equals to 0 इट्स मीन्स ओरिजिन, ठीक है। जब ओरिजिन में इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या आ रहा है, एट द ओरिजिन दिस फंक्शन ब्लोज अप, सो हेंस इट्स मीन्स एट द ओरिजिन द फंक्शंस ब्लोज अप। तो ओरिजिन में, तो उसका ओरिजिन में इसका फंक्शन डाइवर्ज, ओरिजिन में इसका फंक्शन ब्लोज अप हो रहा है। इसका मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज क्वाइट ट्रू एवरीवेयर एक्सेप्ट, इसका मतलब इसका जो डाइवर्जेंस का जो वैल्यू आपको 0 मिल रहा है ना, इसका डाइवर्जेंस का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है ओनली r इक्वल्स टू 0 में, डाइवर्जेंस में का वैल्यू 0 मिल रहा है, मतलब क्लोज अप। हेंस इस फंक्शंस का, ठीक है, डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 मिल रहा है एट r इक्वल्स टू 0 बट एक्सेप्ट द ओरिजिन्स नॉट इक्वल्स टू 0। when r not equals to 0, so when r not equals to 0, no sorry I think right wrong here, one second. So hence इसका जो वैल्यू है, इसका जो डाइवर्जेंस का वैल्यू है, ठीक है, इस फंक्शंस का डाइवर्जेंस का वैल्यू है वो आपको 0 मिल रहा है। कहाँ पे 0 मिल रहा है? अगर फंक्शंस का ही वैल्यू
आपको आर इक्वल्स टू जीरो में इन्फिनिटी मिल रहा है, तो आपको ओरिजिन में तो उसका वैल्यू जीरो नहीं मिल सकता है, जीरो मिल रहा है एक्सेप्ट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के अलावा डाइवर्जेंस का वैल्यू आपको जीरो मिलेगा ओरिजिन के अलावा। तो ओरिजिन में इसका वैल्यू क्या मिलेगा? एट आर इक्वल्स टू जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस डाइवर्जेंस वैल्यू? तो ओरिजिन के अलावा आर इक्वल्स टू जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट में इसका इस फंक्शंस का डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो मिलेगा। बट ओरिजिन को छोड़ के, मतलब ओरिजिन में, एग्जैक्टली ओरिजिन में इस फंक्शंस का वैल्यू क्या है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ divergence of r k upon r square at r equals to 0। r equals to 0 में इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम। अगेन वी यूज डाइवर्जेंस थ्योरम। वो क्या था? वॉल्यूम इंटीग्रेशंस डाइवर्जेंस ऑफ ए d3r सरफेस इंटीग्रेशंस ए डॉट ds वेक्टर। बट जो सरफेस इंटीग्रेशंस इसका वैल्यू आपको 4 पाई मिल रहा है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 1। सो वी यूज द properties of Dirac delta functions, we use the properties of Dirac delta functions, volume integrations delta cube r vectors d3r, so that is equals to volume integrations 4 pi delta cube r vector d3r. Now comparing this two, comparing both sides, divergence of a vectors equals to 4 pi delta cube r vector. So these expressions is, so finally divergence of r cap upon r square equals to 4 pi delta cube. So this expressions is valid for only origin at r equals to 0. At r equals to 0, what is the value of this divergence? ठीक है, this is at r equals to 0. This expression is valid for only r equals to 0. I think you understand the point. सबके पास एक फंक्शन है, उसका आपको डाइवर्जेंस r कैप अपॉन r स्क्वायर, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? उसका डाइवर्जेंस r इक्वल्स टू 0 में नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्सेप्ट ओरिजिन्स उसका डाइवर्जेंस 0 मिलेगा आपको। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके 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 नेक्स्ट, वी नो दैट gradient of 1 by r equals to minus r k upon r square. Okay, so this is equation number 4. So from equations 4, divergence of r cap upon r square 4 pi delta cube r. Now r cap upon r square is equals to minus gradient of 1 by r, that is equals to 4 pi delta cube r vectors. Okay, so that is equals to minus grad square 1 by r equals to 4 pi delta cube r vectors. So grad square 1 by r समान minus 4 pi delta cube r vectors. So we get the another important result, that is grad square
1/r समान -4 डेल्टा क्यू r vectors. Okay, that is equation number 5. Okay, so please remember these results. These all results are very important to understand the electrostatical problems. ओके, सो आज के लेक्चर्स बहुत ही बेसिक लेक्चर्स था, बट इसमें से आपको हम लोग बहुत सारा PIQs में से इस पॉइंट को हम लोग इधर डिस्कस कर दिया. ठीक है, तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी करिए. ठीक है, और जो स्टूडेंट पुराना है वो लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए. ठीक है, इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. अब इसको अच्छे से नोट्स में आपको लिखिए. ठीक है, और इसके जो नोट्स है, इसका नोट्स आप खुद से बनाइए. ठीक है, इसका नोट्स शायद मैंने इसका PDF फेसबुक चैनल और टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए. ओके, थैंक यू.